हेलो फ्रेंड्स, जय सिनेमा की फिल्मबाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरी पिछली सीरीज म्यूजिक गैज़म को आपने बहुत सराहा और प्यार दिया। उसी प्यार और एनकरेजमेंट की चाहत रखते हुए मैं अब लेकर आया हूं एक और नई 5 पार्ट सीरीज नॉट टू बी मिस्ड बॉलीवुड मूवीज, जिसके हर एपिसोड में मैं एक फिल्म का जिक्र करूंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है, काफी कुछ कहती है, मगर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स की भीड़ में कहीं खो गई। और एक आध ऐसी भी फिल्म के बारे में बात करूंगा जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो कर पाई, मगर उन्हें फिर से जब रिविजिट करेंगे तो और कुछ बारीकियां नोट करेंगे तो शायद आप उन्हें फिर देखना पसंद करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ मेरा छोटा सा दृष्टिकोण है। आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे 1982 में रिलीज हुई दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म शक्ति की, जो कि साउथ की एक फिल्म थंगा पतक्कम के प्लॉट से इंस्पायर्ड थी, जिसके प्रोड्यूसर्स थे मुशीर रियाज और डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो लंबा होने वाला है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी। ये फिल्म ऐसी है कि मैं इसके बारे में कई पार्ट्स में वीडियो बना सकता हूं। आज हम जानेंगे शक्ति के बारे में कुछ अनसुने और अननोन फैक्ट्स, और इस फिल्म में क्या खास है और वो क्या वजह रही कि शक्ति जैसी बड़ी फिल्म जिसके साथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जुड़े थे, रमेश सिप्पी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, सलीम जावेद, आर.डी. बर्मन और अमरीश पुरी, बावजूद इन नामों के शक्ति बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं दिखा पाई। इस फिल्म ने एक एवरेज बिजनेस किया। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1982 में था करीब 3.5 करोड़ और कलेक्शन रहा 4 करोड़ का, मगर शक्ति ने 5 नॉमिनेशंस में से 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। और शक्ति के वीडियो सर्किट में आने और पॉपुलर होने के बाद यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक कहलाई जाती है। आइए जानते हैं कैसे। नो डाउट कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार। जो लव हेट रिलेशनशिप है अमिताभ बच्चन का अपने पिता के साथ, क्योंकि इनके पिता कुछ ज्यादा ही निष्ठावान है अपनी पुलिस की नौकरी के साथ। इतने निष्ठावान कि जब शीतल यानी राखी और अश्विनी कुमार यानी दिलीप कुमार के 9 से 10 साल के बेटे विजय यानी अमिताभ बच्चन को एक स्मगलर जे.के. वर्मा यानी अमरीश पुरी किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका एक साथी यशवंत यानी गोगा कपूर, जिसे अश्विनी ने गिरफ्तार किया है, उसको जेल से रिहा कर दे, तो वो विजय को छोड़ेगा, अदरवाइज उसे जान से मार देगा। अश्विनी कुमार टस से मस नहीं होते और बेधड़क होकर जेके से कहते हैं कि वो बेशक उसके बेटे को मार सकता है, मगर यशवंत जेल से रिहा नहीं होगा। ये बातचीत रिकॉर्ड की जा रही होती है और जब जेके को सुनाई जाती है तब विजय भी इसे सुन लेता है और अपने पिता के लिए एक डिसलाइक डेवलप कर लेता है। विजय बड़ा होने के साथ साथ हर उस चीज से नफरत करने लगता है जिसे उसके पिता मानते हैं और वो एक क्रिमिनल बन जाता है। मैं आपको प्रॉमिस कर दूं कि बस इससे ज्यादा और स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, क्योंकि यही लब्बो लबाब है पूरी कहानी का। सलीम जावेद की जोड़ी का स्क्रीन प्ले अच्छा है और इफेक्टिव भी। कहानी अच्छी है और फ्लो सीमलेस है। हर एक कैरेक्टर वेल डिफाइंड है फिल्म में। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब दिलीप कुमार अपने यंग पोते अनिल कपूर को अपने और अपने बेटे की कहानी सुनाते हैं। फिल्म प्रेजेंट से फ्लैशबैक और फिर फ्लैशबैक से प्रेजेंट में ट्रैवल करती है। मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही कहानी का आइडिया दे चुका हूं। जिन लोगों ने फिल्म देखी नहीं है तो फिल्म की स्टोरी रिवील करना उनका मजा खराब करना होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स की उपाधि रखने का हक यस्टर ईयर्स के म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी जैसे और भी कई कंपोजर्स या फिर बहुत ही गिने चुने आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स को है।
बाकी के सभी लोग म्यूजिक क्रिएटर्स की कैटेगरी में आने चाहिए। अब इतनी बड़ी बात कहने के पीछे मेरी वजह यह है कि जैसे डायरेक्टर फिल्म के पर्दे पर शॉट्स कंसीव करता है, तो वो हुआ फिल्म डायरेक्टर, राइट? सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर का विजन समझकर उस फिल्म को सुंदर और आकर्षक चित्रों में ढाल के सामने लाता है, तो वो हुआ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, राइट? ठीक वैसे ही फिल्म की कहानी को डीपली समझते हुए जो फिल्म में म्यूजिक को इन्फ्यूज करे हर एरिया में, फिर भले वो गाने हों या बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो हुआ म्यूजिक डायरेक्टर, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक डायरेक्टर का टाइटल मतलब उस फिल्म के म्यूजिक की पूरी पूरी जिम्मेदारी। टाइटल म्यूजिक से गाने से बैकग्राउंड म्यूजिक, एक ही आदमी। शक्ति उस समय की बहुत सी फिल्मों में से एक अच्छा एग्जाम्पल है म्यूजिक डायरेक्शन का, फिल्म की सोल को समझने का, ऑडियंस को फिल्म से कनेक्टेड रखने का। चलिए पहले बात करते हैं फिल्म के गानों की। शक्ति में डेलिबरेटली गाने कम रखे गए क्योंकि फिल्म का टेक्सचर बहुत इंटेंस था, मगर कम गाने होने के बावजूद मैं कहूंगा कि फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म की जान है। और हो भी क्यों ना, जब जोड़ी हो आर डी बर्मन और आनंद बख्शी जी की। फिल्म में टोटल 3 गाने हैं जो कि बिल्कुल लॉजिकली प्लेस्ड हैं, और अगर आप क्लोजली नोट करें तो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिल रुबा दिल की गली शहरे वफा, हर जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। ऑडियंस की जानकारी के लिए बता दूं कि कई लोग ए आसमां बता को चौथा गाना बताते हैं, मगर ये गाना मांगी थी एक दुआ का सैड वर्जन एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो कि फिल्म का एक और हाईलाइट है। सबसे नोटवर्दी है फिल्म का टाइटल थीम, जो कि फिल्म के कई हिस्सों में प्ले करता है। फादर और सन के इंटरैक्शंस के दौरान, विजय, या तुम उस आदमी के साथ काम करोगे और या फिर इस घर में रहोगे। अमिताभ ब्लंटली सेज, मैं इस घर से जा रहा हूं। अमिताभ और राखी के इंटरैक्शंस की अलग थीम और स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन के इंटरैक्शंस के लिए अलग थीम। अब गौर करने वाली चीज ये है कि कहीं भी ये थीम म्यूजिक रिपीटेटिव नहीं लगता और हर बार एक अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ कन्वे किया जाता है सीन की डिमांड के हिसाब से। एक चीज जो बड़ी मजेदार है और इंटरेस्टिंग भी, जिसपे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत मजा आएगा, जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो स्मिता पाटिल और अमिताभ के इंटरैक्शन के बीच, तब ध्यान दीजिएगा, आपको जाने कैसे कब कहां का म्यूजिक सुनाई देगा। मगर आप और क्लोजली सुनेंगे तो पंचम दा ने उसी गाने को एक बहुत अलग वेरिएशन देके बजाया है। दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ सच ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स। एस एम अनवर अपने वक्त के एक एस्टैब्लिश्ड कैमरामैन और रमेश सिप्पी के साथ उनकी ज़बरदस्त ट्यूनिंग रही फिल्म शोले के वक्त से, जब वो ऑपरेटिव कैमरामैन थे। फिर शान, फिर शक्ति, फिर सागर, बुनियाद जैसे एपिक टीवी सीरियल, और फिर अन्य बड़े डायरेक्टर्स जैसे फिरोज खान के साथ यलगार जैसी बड़ी बड़ी फिल्में करने वाले डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। 1982 को मद्देनजर रखते हुए फिल्म में सिनेमाटोग्राफी कमेंडेबल है। इंडोर सीन्स हों या आउटडोर सीन्स हों, विजुअल्स फ्लॉलेस तरीके से कैप्चर किए गए हैं। चाहे आप इमोशनल सीन्स ले लें, उनकी लाइटिंग का मूड आपको वही फीलिंग देता है और गाने आपको एक ब्राइटर मूड में ट्रैवल करा देते हैं। जाने कैसे कब कहाँ गाने के विजुअल्स अमेजिंग हैं।
और उनमें से अमिताभ और स्मिता पाटिल के रोमांस की खुशबू आप नोट कर सकते हैं। रमेश सिप्पी की डायरेक्शन काफी सटीक और परफेक्ट है। सब्जेक्ट पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कमाल है। मैंने रिस्क टेकिंग एबिलिटी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि शक्ति रिलीज हुई थी 1982 में और इस फिल्म के पहले तक की इनकी डायरेक्टेड फिल्म्स थी। 1971 की इनकी डेब्यू फिल्म अंदाज, दूसरी फिल्म थी 1972 की फिल्म सीता और गीता, जिसने हेमा मालिनी को एक हाउस होल्ड नेम बनाया और सुपर स्टारडम दी। तीसरी फिल्म थी 1975 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म शोले, जिसने एक खूंखार डकैत गब्बर सिंह को जन्म दिया। 1980 में आई फिल्म शान, जो कि एक इंडियन बॉर्न फिल्म जैसी बनाई गई थी, बड़ी बजट की फिल्म थी। फिर यह फिल्म थी शक्ति, जो कि 1982 में आई। इसके बाद एक और क्लासिक सागर, जो रिलीज हुई 1985 में, जिसमें डिम्पल कपाड़िया का एक शानदार कमबैक हुआ फिल्मों में बॉबी के बाद। और उसके बाद अगले 10 साल में रमेश सिप्पी की मात्र 3 फिल्में आई। 1989 में भ्रष्टाचार, 1991 में अकेला और 1995 में जमाना दीवाना। आप सोच रहे होंगे कि मैंने रमेश सिप्पी की फिल्मोग्राफी क्यों दे दी अचानक से, मगर मेरा इंटेंशन ये था कि अगर आप नोटिस करेंगे तो शक्ति के पहले सिर्फ 4 फिल्में देने वाला डायरेक्टर शक्ति जैसी रिस्की सब्जेक्ट पर काम करना चाहता हो तो होगी ना कोई बात इस बंदे में। एज अ डायरेक्टर ही इज वेरी क्लियर ऑफ व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज एक्टर्स और शक्ति के हर एक सीन में ये साफ साफ झलकता है। डायलॉग्स में ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता भर भर के है। कितनी बात कहनी है और कितनी बिना कहे समझनी है, इस बात का तालमेल देखने को मिलता है। डायरेक्टर का अपनी फिल्म पर पूरा कंट्रोल अगर देखना हो तो शक्ति इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। शक्ति के एक्टर्स के बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। दिलीप कुमार, दिग्गजों के दिग्गज, ऐसे कलाकार जिनके साथ इस फिल्म के 2 मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन और राखी काम करने को तड़प रहे हैं। क्या कहा जा सकता है ऐसे जबरदस्त कलाकार के लिए। अमिताभ बच्चन फिर ऐसा कलाकार जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। अपने आप को सुपरस्टारडम के बीच ऐसी फिल्म में दावत देना जहां आपको पहले से पता हो कि आप लीड रोल में नहीं हो, जोखिम से भरा काम था और अपने आप को सही प्रूव करके निकल जाना सिर्फ बच्चन साहब जैसा ही आदमी कर सकता है। राखी का कैरेक्टर एक और बेमिसाल रोल है। एक माँ, एक पत्नी जो कि अपने पति और बेटे के लव हेट रिलेशनशिप में उलझी हुई है, मगर फिर भी बिल्कुल बैलेंस्ड है। इतनी बैलेंस्ड कि जब उसका बेटा क्राइम की तरफ झुकाव कर लेता है तो वो उससे कोई भी मदद लेने से इनकार कर देती है। स्मिता पाटिल का रोल एज रोमा बहुत ही प्यारा और कूल सा है। जब भी ये स्क्रीन पर आती हैं ऐसा लगता है कोई जान पहचान की महिला है और तुरंत चेहरे पर स्माइल सी आ जाती है। उनके लिए टेलर मेड रोल। बड़ी सहजता से इन्होंने एक लवर, एक वाइफ, एक बहू का और एक माँ का रोल निभाया है। इनके लिए अपनी 8 फिल्म्स की इमेज तोड़ने का चैलेंज था, जो इन्होंने किया भी 1982 में रिलीज हुई नमक हलाल के साथ, मगर इन दोनों मेन स्ट्रीम फिल्म्स में बिल्कुल अलग अलग रोल्स किए। और एक जानकारी दे दूं कि ये 2 फिल्म्स करने के साथ साथ इसी साल रिलीज हुई थी जब्बार पटेल की मराठी फिल्म उम्बरठा, सागर सरहदी की बाजार और महेश भट्ट की अर्थ। वेरिएशन एंड चॉइस ऑफ फिल्म्स देखिए आप स्मिता पाटिल का। तभी ना मैंने कहा कि एक से एक दिग्गज कलाकार हैं शक्ति में। अनिल कपूर अमिताभ और स्मिता पाटिल के बेटे का रोल निभाते हैं और एक बहुत छोटी मगर इंप्रेसिव भूमिका में नजर आते हैं। कुलभूषण खरबंदा ने बेहतर अभिनय किया है और शान फिल्म की अपनी शाकाल की इमेज को तोड़ने में कामयाब भी रहे। अमरीश पुरी का रोल एज जे के अप्रिशिएबल है और दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के रोल्स को भर भर के पावर देता है और नफरत की सही वजह कायम करता है। जब इस फिल्म का प्रमोशन किया गया था तब इसे क्लैश ऑफ 2 सुपरस्टार्स कहकर पब्लिसाइज किया गया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली और आखिरी बार स्क्रीन स्पेस शेयर की थी। ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि ये क्लैश ऑफ द सुपरस्टार्स कहा जाए। ये आपको पता चल जाएगा जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आप। भाई अपनी तो फेवरेट फिल्म थी और रहेगी, और जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तब ड्यूरिंग वेरियस डिस्कशंस विद सीनियर टेक्नीशियंस और फिल्म फोक्स मैंने जानना चाहा कि ये फिल्म वो इम्पैक्ट क्यों नहीं बना पाई थी। तब
What I gathered was that Shakti was supposed to be the most awaited film of its times, as Amitabh Bachchan and Dilip Kumar were starring opposite each other for the very first time. Remember the craze of Saudagar? जब दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ आए थे 32 साल के बाद अपनी फिल्म लास्ट फिल्म पैगाम के बाद, इट वॉज द सेम क्रेज एज दैट फॉर शक्ति. मगर ये फिल्म उस वक्त अपना जादू नहीं दिखा सकी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें रमेश सिप्पी जी ने काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटेशन के रिस्क ले लिए थे. मेरे इस स्टेटमेंट को सार्थक करने के लिए कई स्टोरीज हैं शक्ति के बारे में. जैसे कि दिलीप कुमार ने 1977 में आई फिल्म बैराग के बाद ऑलमोस्ट काम करना बंद कर दिया था, और शक्ति से जस्ट पहले उनकी क्रांति और विधाता ही रिलीज हुई थी, और शक्ति की स्क्रिप्ट उन्हें बहुत पावरफुल लगी थी, और इस फिल्म से वो अपनी इमेज को नरगिस की मदर इंडिया की तरफ फादर इंडिया जैसा देख रहे थे, और शक्ति को इसी वजह से उन्होंने साइन किया था. और एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया सुनिए कि इस फिल्म में अमिताभ के रोल के लिए पहले सलीम जावेद के सजेशन पे राज बब्बर को कंसीडर किया जा रहा था, मगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के सजेशन और दखल के बाद बच्चन साहब को फाइनल किया गया. और वैसे भी बच्चन साहब को दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका ज़ाया नहीं करना था, और जब उस वक्त का सुपरस्टार ही फिल्म का पार्ट बनना चाहे तो हाथ कंगन को आरसी किया. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी भी अटकलें लगाई जाती हैं कि बच्चन साहब ने अपने आप को खुद ही इस फिल्म में कास्ट कर लिया था. अब भाई सुपरस्टार थे तो कुछ भी कर सकते थे. रमेश सिप्पी ने बच्चन साहब को बहुत समझाया कि इस फिल्म में बहुत गंभीरता है जो उनकी पब्लिक इमेज के खिलाफ जा सकती है, मगर बच्चन साहब को तो दिलीप साहब के साथ काम करना था, मतलब करना था. शक्ति के इतने इंटेंस रोल के पहले अमिताभ बच्चन की इमेज जंजीर, शोले, दीवार और काला पत्थर वाले एंग्री यंग मैन की थी. कहा जाता है कि रमेश सिप्पी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके लिए इतनी असमंजस भरी सिचुएशन थी कि उन्होंने दिलीप साहब और बच्चन साहब को साथ में बिठा के स्टोरी का नरेशन भी दिया, ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना पैदा हो और दोनों को एक दूसरे के रोल्स पूरे तरह से पता हो. आखिर उस समय का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सेकेंड लीड में जो कास्ट होने वाला था. बच्चन साहब की एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो इतने एक्साइटेड थे दिलीप साहब के साथ काम करने के लिए कि उनसे कुछ भी सीखने का कोई मौका उन्होंने जाने नहीं दिया. इधर आप और एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि राखी, जो कि अमिताभ की माँ के रूप में दिखाई दी इस फिल्म में, जो पहले 2-3 फिल्मों में बच्चन साहब की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी थी. राखी का हाल भी बिल्कुल बच्चन साहब जैसा ही था. वो भी दिलीप साहब के साथ काम करने का कोई मौका जाने नहीं देना चाहती थी. फिल्म का हाईलाइट एक और स्टार थी, स्मिता पाटिल, जो कि पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा में अपना सिक्का जमा चुकी थी और शक्ति में दिखाई दी एक अर्बन शहरी गेटअप में. फिल्म के ना चलने का एक और कारण ये भी हो सकता है कि एक्चुअली शक्ति वॉज प्रमोटेड एज एन एक्शन मूवी एट द टाइम ऑफ इट्स रिलीज. But I, after watching it so many times, strongly feel that it is a very intense and very well executed emotional drama successfully directed by रमेश सिप्पी. और एक कारण ये भी हो सकता है कि दिलीप साहब का रोल इतना उसूल वाला दिखाया गया है जो शायद पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं हुआ. मगर मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में इस जैसे लोग होते हैं, तो हो सकता है इतने सारे फैक्टर्स थे जो उस समय लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, मगर आज शक्ति एक बहुत ही इंटेंस और क्लासिक फिल्म के तौर पर जानी जाती है. मैंने फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है, और उसी में सीखी है ये टर्म टेक्स्ट और सब टेक्स्ट. आपको नॉलेज के लिए समझाता हूं कि जब फिल्म चल रही है और जो हम देख रहे हैं विजुअली और जो डायलॉग्स के जरिए हमें बताया जा रहा है या म्यूजिक के थ्रू हमें सुनाया जा रहा है, वो है टेक्स्ट. और जो जिंदगी इस पूरी हैपनिंग के सरफेस में चल रही है वो होता है सब टेक्स्ट, जो हमें नहीं बताया जा रहा होता है, मगर कैरेक्टर्स के हाव भाव और बिहेवियर से हमें समझना होता है. अरे कोई फिल्म क्लास नहीं चला रहा हूं, पर आपको बता रहा हूं कि फिल्म्स को जब आप क्लोजली देखें तो आप समझ पाएं कि फिल्म में एक ही वक्त पर क्या क्या हो रहा होता है. शक्ति में टेक्स्ट और सब टेक्स्ट बहुत ही एलिगेंटली यूज किया गया है. फादर और सन में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बहुत क्लियर है. हाव भाव में, एक्शंस में, पूरी फिल्म में बस एक सीन में फादर अपने बेटे से जेल में कहता है, देखो विजय, तुम्हें जो गिले हैं, शिकवे हैं और शिकायत है वो सब अपनी जगह है, मगर इस वक्त तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो. अमिताभ का एक छोटा सा जवाब आता है, आप ठीक कह रहे हैं,
मुझे भूल जाना चाहिए। ये मजा है टेक्स्ट और सब टेक्स्ट का। कुछ कहा भी नहीं मगर सब कुछ कह दिया। जितनी बार भी मैं शक्ति देखता हूं कुछ ना कुछ नया पाता हूं फिल्म में। अब तो आफ्टर ग्रोइंग अप एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री आई सी ऑल द स्मॉल स्मॉल टेक्निकल डिटेल्स विच इंटरेस्ट मी। मैं तो लगातार बोल सकता हूं इस फिल्म के बारे में, मगर आपको विश्वास तब होगा जब आप शक्ति देख लेंगे। फिल्म के बहुत सारे जबरदस्त सीन्स में से ये एक सीन अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट सीन है फिल्म में, जहां विजय पूरी तरह नशे में धुत है और रोमा यानी स्मिता पाटिल से बात कर रहा है और कहता है, जानती हो रोमा, मेरे बाप ने 2 शादियां की हैं, एक मेरी मां से और दूसरी अपनी नौकरी से। अपनी मां का बेटा हूं मैं और मेरी सौतेली मां यानी मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा है कानून, मेरा सौतेला भाई। मैं तो वहां से भाग आया, पर मेरी सौतेली मां और मेरे सौतेले भाई ने मेरी मां को मेरे बाप के घर के अंदर कैद करके रखा है। एक और छोटा सा सीन है जहां विजय अपनी बीमार मां राखी से मिलने आता है और कहता है, मां देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, चलो मेरे साथ चलकर रहो। और राखी जवाब देती हैं, विजय कमजोर हो गई हूं लेकिन इतनी कमजोर नहीं कि अपने पति की ईमानदारी का बोझ ना उठा सकूं। अब इस सीन का टेम्परेचर सोचिए आप। फिल्म के एंड में एक सीन है जहां फिल्म के टाइटल को एक ही डायलॉग में यथार्थ कर दिया राइटर्स ने। जब स्मिता पाटिल नवयुवक अनिल कपूर को अपने दादाजी से आशीर्वाद लेने का इशारा करती हैं और दादाजी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती हैं, पिताजी इसे आशीर्वाद दीजिए कि जिस शक्ति से जिंदगी के हर इम्तिहान से आप गुजरे हैं वही शक्ति इसे भी मिले। दोस्तों, मैं अगर शक्ति के बारे में बात करने लगा ना तो बोलता ही जाऊंगा। अगर आपको धारणाओं का युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजीज देखनी हो तो शक्ति देखिए। अगर आपको एक पत्नी और एक मां का बैलेंस्ड अफेक्शन देखना हो तो शक्ति देखिए। अगर आपको एक परफेक्ट स्क्रिप्ट और एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले देखना हो तो शक्ति देखिए। अगर आपको अच्छी सिनेमाटोग्राफी देखनी हो तो शक्ति देखिए। एडिटिंग, डायरेक्टर की शॉट कॉम्पोजिशन और टेकिंग, फिल्म मेकिंग के सभी डिपार्टमेंट्स की सुपीरियरिटी देखनी हो तो शक्ति देखिए। शक्ति के बारे में इतना बोलने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं कोई पॉइंट्स मिस कर दिए शायद। शक्ति एक रियल और जेन्युइन कलेक्टर्स मूवी है और सबसे ऊपर एक मस्ट और एक मस्त फिल्म है दोस्तों। शक्ति OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मबाज को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको यहां आने वाले हर एक कंटेंट की जानकारी मिल सके। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग फिल्म के साथ। जय सिनेमा की। फिल्मबाज।